हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आरआरबी टीचिंग एग्जाम के लिए प्रोफेशनल एबिलिटी हम कवर कर रहे हैं जी, वो भी टीजीटी और पीजीटी के लिए। जो बच्चा पहली बार ये क्लास देख रहा है वो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। पीछे की सारी क्लासेस हो चुकी हैं, 13 की 13 क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। उसके साथ साथ इंटेलिजेंस जो टॉपिक है और उसकी थियरीज वो भी मैंने एड ऑन कर दी हैं, तो वो अलग से मैं इन क्लासेस में नहीं करवाऊंगी। सो मेक श्योर वो जो अलग अलग वीडियोज हैं जो मैंने एड ऑन की है आपकी प्लेलिस्ट में, वो चीज भी आप चेक कर लीजिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट है। पीआरटी वाले बच्चों के लिए ये क्लासेस नहीं है। पीआरटी वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी पीआरटी वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ऑल्दो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक है, ये तो पीआरटी वाले भी देख सकते हैं अगर कोई देख रहा है तो। ओके, सो आज हम प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। एंड जब इन्होंने सिर्फ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मेंशन किया है तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता क्या है प्रोसेस में, कि कैसे होता है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, उसके साथ साथ क्या क्या थियरीज हैं या क्या किन किन अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग प्रोसेस बताया ना किस तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। सो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ आ जाएंगी चीजें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते क्या है, बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है। ओके, तो देखो ग्रोथ प्योर जो है, प्योर तरीके से फिजिकल सेंस में हम इसको यूज कर रहे हैं कि फिजिकली साइज बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ रही है, हाइट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, तो वो ग्रोथ हो रही है। ओके, सो एक तरीके से ये क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव या एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेगा। डेवलपमेंट में मेजरली हम क्वालिटी को कंसीडर करते हैं, जितने फैक्टर्स हैं, क्वांटिटी को भी कई बार थोड़ा बहुत, क्योंकि दोनों ग्रोथ एंड डेवलपमेंट साथ साथ ही चलते हैं वर्ड्स जो हैं, बट डेवलपमेंट मेजरली हम बात करते हैं क्वालिटी की। ओके, कि क्वालिटीज क्या क्या हैं, किस तरीके की जो है आपके अंदर और कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज जो है वो डेवलप हो रही है। ओके, ग्रोथ जो है वो एक पार्ट है डेवलपमेंटल प्रोसेस का, यानी कि अगर ये डेवलपमेंट है तो यहाँ कहीं ग्रोथ है। सो डेवलपमेंट में ऑटोमेटिकली जो है हमने ग्रोथ को इंक्लूड कर लिया। डेवलपमेंट एक वाइडर और कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट जो है वो माना जाएगा। ओवरऑल चेंजेस जो हो रहे हैं ना एक इंडिविजुअल में, उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं, उसमें ऑटोमेटिकली ग्रोथ इंक्लूड हो गया। बट ये स्ट्रिक्ट सेंस में अगर हम देखें तो डेवलपमेंट इन इट्स क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट इज टर्म्ड एज ग्रोथ। ठीक है, तो अगर हम क्वालिटेटिव देख रहे हैं तो उसको हम मेजरली डेवलपमेंट बोल देते हैं, बट अगर डेवलपमेंट में हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, अगर सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट देख रहे हैं तो उसको हम ग्रोथ बोल देंगे। ठीक है, सो ग्रोथ एक पार्ट हो गया डेवलपमेंट का। देन है ग्रोथ को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, बिहेवियर में, उन किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट में। ओके, तो बॉडीली हम चेंजेस को इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो जो ऑर्गेनिज्म में एज अ होल चेंजेस हो रही हैं, ठीक है, तो इसमें सिर्फ पार्ट्स की या बॉडी पार्ट्स की या उनकी बात हम नहीं करते, हम हर चीज की बात करते हैं। ग्रोथ जो है वो लाइफ टाइम कंटिन्यू नहीं रहती, लेकिन डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जन्म से यानी गर्भ से कब्र तक जो है ये चलता है आपका। ठीक है, इट डजंट एंड विद द अटेनमेंट ऑफ मेच्योरिटी। तो ऐसा नहीं है कि आप मेच्योर हो गए तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वो भी हो रहा है, कॉन्टिन्यूटी में चलता रहेगा। आपके एक्सपीरियंसेस अलग होते रहेंगे, आप अलग चीजें सीखेंगे तो अलग तरीके से डेवलपमेंट रहेगा। ओके, ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, क्वांटिफाइबल है ये, ठीक है, ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट डेवलपमेंट को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। डिफिकल्ट है मेजर करना कि मान लो इंटेलिजेंस है, कितना इंटेलिजेंट है बच्चा, तो आप डायरेक्टली नहीं मेजर कर सकते। आप ऑब्वियसली कुछ ना कुछ टेस्ट जो है वो अप्लाई करके पता करने की कोशिश कर सकते हो, बट कोई भी टेस्ट एग्जैक्टली कोई सिचुएशन को एक्सप्लेन नहीं करेगा। तो डेवलपमेंट जो है उसमें हमेशा आपको, क्योंकि हम इंप्रूवमेंट, बिहेवियर, उन चीजों की बात कर रहे होते हैं ना, सो क्वालिटेटिव चेंजेस हैं तो डिफिकल्ट रहेगा मेजर करना। ऑब्जर्व कर सकते हो बेटर तरीके से। ओके, देन है जी ग्रोथ में और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। कई बार होता है कि किसी बच्चे की हाइट बढ़ गई, वेट बढ़ गया, लेकिन ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हुआ है या इंटेलेक्चुअल लेवल पे वो डेवलप नहीं हुआ है, सो वो डेवलपमेंट अलग रहेगा। तो ग्रोथ जरूरी नहीं है कि बच्चे की ग्रोथ हो रही है तो डेवलपमेंट भी हो रहा हो। ठीक है, डेवलपमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। कई बार ऐसे होता है कि ग्रोथ नहीं होती है, कोई इंसान छोटा रह गया हाइट में, लेकिन बहुत हाई लेवल का आईक्यू है उस इंसान का, तो डेवलपमेंट तो हुई ना। ऐसे तो नहीं हुआ कि हाइट या साइज नहीं बढ़ रहा है तो आपका ब्रेन डेवलपमेंट भी नहीं हुआ। ओके, सो एक दूसरे से कई भी क्या है, पॉसिबल है। ग्रोथ भी बिना डेवलपमेंट के पॉसिबल है और डेवलपमेंट भी बिना ग्रोथ के पॉसिबल है। ओके, अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करेंगे। मेजरली आप जो है दो चीजें तो एटलीस्ट याद रखना, एक है हेरिडिटी और दूसरा है एनवायरमेंट।
तो ये हेरिडिटी और एनवायरमेंट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेरिडिटी जो है अफेक्ट कर रही है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को या फिर सिर्फ एनवायरमेंट अफेक्ट कर रहा है, दोनों साथ ही साथ चलेंगे। तो हम यूजुअली बात करते हैं, ये सीटेट लेवल पे काफी कॉमन क्वेश्चन आता है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट का प्रोडक्ट जो है वो होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, सो क्या अफेक्ट करता है? दोनों। सो प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ऐसे भी नहीं बात करते हम कि एडिशन ऑफ हेरिडिटी, नहीं, हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, दोनों साथ साथ चलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री है, हेरिडिटी भी अफेक्ट करेगी और एनवायरमेंट भी। तभी तो हमने बोला ना डेवलपमेंट हमारा वोम्ब से टोम्ब तक चल रहा है। सो वोम्ब में जब कंसीव हो गया है जो है बेबी, सो उस दौरान ऑब्वियसली मदर और फादर से दोनों से ट्रेट्स आए हैं ना, सो कुछ ना कुछ तो वहां से इनहेरिट भी होगा। सो हेरिडिटी और एनवायरमेंट इक्वली मैटर करेंगे। ओवरऑल अगर हम देखें तो इंटरनल और एक्सटर्नल दो मेजर फैक्टर्स हैं। इंटरनल में हम हेरिडिटी फैक्टर्स, बायोलॉजिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स, देन आपका इंटेलिजेंस और इमोशनल फैक्टर, सोशल फैक्टर, इनको हम इंटरनल में मानते हैं और एक्सटर्नल में हमारा एनवायरमेंट आ जाएगा। एनवायरमेंट में भी एक्स्ट्रा वो एनवायरमेंट जो माँ की वो मतलब गर्भ में बच्चा है तो उस गर्भ के बाहर का भी तो एनवायरमेंट है ना, एंड देन मदर की बॉडी का बाहर का एनवायरमेंट है, देन आपका जो है बर्थ के बाद का एनवायरमेंट है। तो हर एक लेवल पे एनवायरमेंट अफेक्ट करेगा। सो हेरिडिटी और एनवायरमेंट इक्वली अफेक्ट करेंगे। कभी भी ये गलती मत करना कि आप हेरिडिटी को ऊपर रख दो या एनवायरमेंट को नीचे रख दो या वाइस वर्सा। ओके, दोनों साथ ही साथ चलेंगे, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, दोनों से ही जो अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट होता है। ओके, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है जैसे पेरेंटल और फैमिली केयर जो बच्चा रिसीव कर रहा है वो किस तरीके की, तो एनवायरमेंट में आ गया। इकोनॉमिक या सोशल स्टेटस कैसा है पेरेंट्स का या फैमिली का, वो अफेक्ट करेगा। क्वालिटी जो है नेबरहुड की या आसपास का एनवायरमेंट कैसा है वो अफेक्ट करेगा। वो बोलते हैं ना कि संगति अच्छी होगी तभी तो आप बेटर तरीके से डेवलप कर पाओगे। आप जिस तरीके के लोगों के साथ उठते बैठते हो आप वैसे ही बन जाते हो, ठीक है, या फिर आपको जैसा बनना है आप उस तरीके के लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दो, तो वही है। क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग, किस तरीके का स्कूल है वो फर्क पड़ेगा। पीयर ग्रुप कैसा है, उनके साथ रिलेशनशिप कैसा है, कंपनी कैसी है बच्चे की, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे का पीयर ग्रुप है उसमें जो बातें होती हैं वो ओवर पावर कर जाती हैं सोशलाइजेशन के दौरान पेरेंट्स की बातों को, जबकि पेरेंट्स जो है वो प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट है। ये हमने पढ़ा भी था सोशलाइजेशन में। ओके, सो पीयर ग्रुप बहुत अफेक्ट करेगा। क्वालिटी जो है बच्चे को किस तरीके का ट्रीटमेंट मिल रहा है, उसकी फैमिली जो है वो किस तरीके की फर्दर जो है बाकी चीजों को लेके रिएक्ट करती है, कास्ट, रिलीजन, नेशनैलिटी, सिटीजनशिप, इन सब चीजों को लेके कैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है बाकी लोगों को। ओके, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल फैसिलिटीज या अपॉर्चुनिटीज कैसे अवेलेबल है बच्चे के लिए। क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट लॉज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी, किस तरीके की जो है चीजें हैं वहां, किस तरीके का कल्चर है, वो सारी चीजें। क्वालिटी ऑफ द पावर एंड स्टेटस एंजॉयड बाय द कंट्री, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उसका भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं। ओवरऑल घूम फिर के बाद दो ही वर्ड्स पे आएगी, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। सो वी विल टॉक अबाउट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ओके, ये है जी प्रिंसिपल्स कि किस तरीके से मतलब डेवलपमेंट की क्या प्रिंसिपल है जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है। सो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जन्म से गर्भ से कब्र तक चलेगा, कॉन्टिन्यूअस चलेगा, ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट रुक जाएगा। ओके, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे अभी हम थियरीज पढ़ेंगे तो पियाजे की थियरी है, पियाजे 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है, कि ये 4 स्टेज, तो वो स्टेजेस कॉन्टिन्यूटी में आएंगी। पहले पहली स्टेज आएगी, देन दूसरी, देन तीसरी, देन चौथी। तो आप एटलीस्ट इतना प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अच्छा बच्चा 3 महीने का हो गया तो अब वो ओ इस तरीके से आपकी कोई इमिटेट करना शुरू करेगा। 6 महीने का हो गया तो अच्छा ठीक है अभी टीथ आने शुरू हो जाएंगे, या जो है 1 साल का हो गया तो 3-4 टीथ तो आ ही जाएंगे। तो इस तरीके से चीजें हैं। ओके, सो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आगे क्या होने वाला है। ओके, जब इसीलिए हम कई बार आजकल तो जो पेरेंट्स, क्योंकि मैं खुद नई पेरेंट बनी हूं, हम बने, तो उसमें ये चीजें और बेटर तरीके से समझ आती है। तो आप अपने आसपास किसी बच्चे को देखिएगा, ठीक है, तो आप प्रिडिक्ट करते रहते हो कि अच्छा बच्चा 3 महीने का, तो आप आजकल तो पेरेंट्स जो है वो डेवलपमेंट चेक के लिए भी पीडियाट्रिशियन से मिलते हैं। तो वो डेवलपमेंटल चेक कि कितना डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का, कि अच्छा ठीक है अभी 3 महीने का बच्चा है अगर आपका, और अगर अभी, क्योंकि बच्चा आप देखोगे ना जब बिल्कुल छोटा होता है या पैदा हुआ होता है, तो आप अगर उसको उंगली पकड़ाओगे तो वो बहुत टाइट पकड़ लेगा। आपको ऐसे लगेगा कि अरे अभी तो मतलब कितनी टाइट उंगली पकड़ रहा है बच्चा, बट 3 महीने तक आता है वो इमेच्योर तरीके से पकड़ता है, उस टाइम पे उसको पता नहीं होता, बट धीरे धीरे वो आदत चली जाती है। सो 3 महीने का बच्चा अगर बहुत
टाइटली आपकी मतलब बहुत टाइट ग्रिप के साथ आपकी उंगली पकड़ रहा है, सो वो आपको फिर एक बार पीडियाट्रिशियन से मिलना चाहिए कि डेवलपमेंटल डिले तो नहीं हो रहा, कि जो डेवलपमेंट होना चाहिए था कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, वो चेक करने के लिए, क्योंकि आप चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हो, जब आप प्रिडिक्ट कर सकते हो तो आप चेक भी कर सकते हो ना। सो आप डेवलपमेंट चेक कर सकते हो टाइम टू टाइम बच्चे का, कि अच्छा 3 महीने का बच्चा हो गया है, उसने अभी वो शायद रोल करना शुरू करेगा या कोशिश करेगा हाथ पैर मारने की, वो सारी चीजें, सो वो प्रिडिक्टेबिलिटी है। देन है प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द डेवलपमेंटल रेट। तो यूनिफॉर्म तो है, अगर आप देखोगे तो पैटर्न यूनिफॉर्म है, ये चीज आप ये 2 पॉइंट्स आप समझिए कि पैटर्न यूनिफॉर्म है, कि अगर पियाजे की स्टेजेस की बात करें तो पहली स्टेज, देन दूसरी, देन तीसरी, देन चौथी, ये पैटर्न तो यूनिफॉर्म है कि ये स्टेजेस आएंगी, लेकिन वो स्टेजेस किस रेट के साथ आएंगी, तो जो डेवलपमेंट का रेट है ना वो ऊपर नीचे रहेगा, उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। जरूरी नहीं है हर 3 महीने का बच्चा जो है वो सेम तरीके से रिएक्ट करे, या ऐसा नहीं है कि हर 4 महीने पे मतलब चौथे महीने पे जाके बच्चा खड़ा हो जाएगा, हर एक बच्चा खड़ा नहीं, सब बच्चों का अलग अलग चलता है कि कब वो रोल कर रहे हैं, तो वो बट ये पता होगा कि ऐसा तो नहीं हो सकता बच्चा पहले भागने लग जाए फिर रोल करना शुरू करे, राइट। सो यूनिफॉर्मिटी, पैटर्न में यूनिफॉर्म है चीजें, बट रेट में यूनिफॉर्म नहीं है, किसी का जल्दी किसी का जो है लेट हो सकती है चीजें, कोई बच्चा जल्दी बोलना शुरू कर सकता है, कोई लेट बोलना शुरू करेगा, तो वो चीजें रहेंगी। तो डेवलपमेंटल रेट में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, बट पैटर्न में यूनिफॉर्मिटी है। ओके, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, हर एक बच्चा अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, सब लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे, इसीलिए इनफैक्ट मैंने एक अरशद वारसी की एक रील देखी थी, तो उसमें वो बोल रहे थे कि आप डिसाइड नहीं करते आप कैसे पेरेंट बनोगे, आपका बच्चा डिसाइड करता है, क्योंकि जिस तरीके से आपका बच्चा जो है वो रिस्पॉन्स करेगा, चीजें करेगा, आप उसी तरीके से फिर फर्दर आप डेवलप होगे। ओके, सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। ओके, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज, तो हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक चलेंगी चीजें। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन आपको देखने को मिले, चीजें जो है वो इंटीग्रेटेड वे में होंगी, अलग अलग नहीं हो रही होंगी, ऐसा नहीं है कि अभी 2 दिन आपके बच्चे की हाइट बढ़ रही है और 2 दिन कुछ और हो रहा है, नहीं, सारी चीजें धीरे धीरे इंटीग्रेटेड या इंटर रिलेटेड वे में आगे बढ़ रही है। ओके, इंटरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन आपको देखने को मिलेगा। देन प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉर्डल एंड प्रोक्सिमो डिस्टल टेंडेंसीज, तो सेफेलोकॉर्डल प्रोक्सिमो से आप पेरिफेरी याद रखिए, ठीक है, मतलब मुझे रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है, इतना याद हो जाएगा आपको उस तरीके से कि प्रोक्सी मतलब पी से प्रोक्सी, पी से पेरिफेरी, तो सेंटर से पेरिफेरी की तरफ अगर क्या हो रहा है डेवलपमेंट, तो वो प्रोक्सिमोडिस्टल हो गया, और टो, हेड टू टो अगर हो रहा है तो वो सेफेलोकॉर्डल हो गया। तो ये 2 तरीके के डेवलपमेंट आप ध्यान रखिए कि इनका मतलब क्या है, सेफेलोकॉर्डल मतलब हेड टू टो, ठीक है, और प्रोक्सिमोडिस्टल मतलब सेंटर से पेरिफेरी की तरफ, एजेस की तरफ। ओके, देन है जी प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट या लीनियर एडवांसमेंट। सो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल लीनियर चलती रहेंगी चीजें, रोज सेम चीजें, या जो है रोज बच्चा जो है आधी सेंटीमीटर बढ़ेगा या हर 10 दिन में आधी सेंटीमीटर, ऐसा तो नहीं है, राइट। सो वो लीनियर नहीं है डेवलपमेंट, बहुत सारे जो है इनका कहना है कि लीनियर है, कई जगह पे आपको मिल जाएगा, कोई साइकोलॉजिस्ट बोलता है, बट जो अपना डेवलपमेंट है वो आप याद रखिए स्पाइरल डेवलपमेंट है। स्पाइरल का मतलब क्या है वो समझ लीजिए, स्पाइरल इस तरीके से होता है ना, ऐसे, ठीक है, यानी आपने यहां से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चे का शुरू हुआ है। अच्छा ये बात समझिए, इसको 3D में इमेजिन कीजिए कि ये डेवलपमेंट बढ़ तो आगे ही रहा है, कहीं पर भी डेवलपमेंट जो है ऐसे नहीं है कि पीछे आ रहा है, आप ये सोचो कहीं यहां से चल के ये पीछे की तरफ आ रहा हो, नहीं, 3D में इमेजिन करोगे तो ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है, यानी डेवलपमेंट हमेशा चलता रहेगा, एक बार शुरू हो गया तो। ओके, डेवलपमेंट इरिवर्सिबल नहीं है, कुछ केसेस में हम देखते हैं जहां पे मान लो न्यूरो जो है कुछ डीजनरेशन हो गया या कोई गड़बड़ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उन केसेस में हम देखते हैं कि हाँ डेवलपमेंट इरिवर्सिबल हो जाता है, सॉरी रिवर्सिबल हो जाए कि उल्टा हो गया, बट ऐसा नहीं होता है, इरिवर्सिबली लेके चलते हैं हम डेवलपमेंट को। सो उस केस में वो एक्सेप्शनल केसेस है, बाकी सो डेवलपमेंट जो है वो क्वांटिटी में आगे बढ़ता रहेगा, वोम टू टोम चलेगा। सो यहां से मान लो जो है बच्चे ने कुछ ना कुछ चीजें सीखनी शुरू की, तो कभी बहुत तेजी से बच्चा सीखेगा, कभी बहुत स्लो डाउन हो जाएगा, तो वो ऊपर नीचे चलती रहेंगी चीजें, ठीक है। तो डेवलपमेंट स्पाइरल है, ये बात समझिए आप कि आपने मान लो जो है आपके बच्चे ने क्या किया,
कोई भी डेवलपमेंट हुआ उसमें थोड़ा सा, सो वो डेवलपमेंट के लिए ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रोज इतना इंच बढ़ जाएगा बच्चा या रोज उसका इतना वेट बढ़ ही जाएगा, ठीक है। टेक्निकली 20 से 30 ग्राम रोज जो है बच्चे का वेट बढ़ना चाहिए, बट जरूरी नहीं है, क्योंकि कभी बच्चा बीमार भी होगा तो उस टाइम पे हो सकता है वो वेट गेन ना कर पाए, दूध ठीक से ना पिए। सो वो चीजें ऊपर नीचे हमेशा चलती रहेंगी। इसमें समझाने की सिर्फ यही कोशिश है आपको कि डेवलपमेंट स्पाइरल चलेगा, कभी स्लो होगा, कभी फास्ट होगा, कभी कोई चीज बच्चे ने सीखी तो वो सेटबैक लेगा थोड़ा सा और उसके लिए एडजस्ट होना सीखेगा, ओके। वो फिर उसके बाद फिर दूसरी चीज पकड़ेगा। सो वो चीजें चलती रहेंगी डेवलपमेंट स्पाइरल, ओके। अब डेवलपमेंट से रिलेटेड डिबेट्स हैं, जैसे मैंने बोला आपको हेरिडिटी और एनवायरमेंट वाली, वैसे ही नेचर वर्सेस नर्चर। नर्चर मतलब एनवायरमेंट, नेचर मतलब आप हेरिडिटी लगा के चलो। सो इसका प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा कि ये हमेशा मतलब इस डिबेट में कि एनवायरमेंट ज्यादा इंपैक्ट डालता है या हेरिडिटी, सो प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन नेचर एंड नर्चर, तो वो प्रोडक्ट रहेगा हेरिडिटी और एनवायरमेंट का। कई बार ये होता है कि कॉन्टिन्यूअस है डेवलपमेंट या डिसकॉन्टिन्यूअस है। सो पियाजे जो है वो डिसकॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं, देखो ये कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट है, ठीक है। लेकिन पियाजे बात करते हैं कि 4 स्टेजेस हैं, तो ये पहली स्टेज, देन दूसरी शुरू हो जाएगी, देन तीसरी, देन चौथी, तो वो चीज की बात करते हैं। सो ये चीज ध्यान रखिए कि पियाजे ने डिसकॉन्टिन्यूटी को सपोर्ट किया है, अदरवाइज हम यूजुअली कॉन्टिन्यूअस मानते हैं डेवलपमेंट, ओके। स्टेबिलिटी वर्सेस चेंज, कई बार ये होता है कि ये भी डिपेंड करेगा, ये भी इसीलिए डिबेट का टॉपिक है ये, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं है, हार जीत वाली चीज नहीं है कि स्टेबिलिटी है या चेंज है, कि पर्सनालिटी जो है वो सेम रहेगी पूरी लाइफ, नहीं, जरूरी नहीं है। कई बार जो चीजें आप इन्फेंसी में करते हो वो बिल्कुल उलट आप जो है अडल्टहुड में करते हो, तो वो चीजें ऊपर नीचे या अलग अलग हो सकती हैं, ओके। ये डिपेंड करेगा, पर्सनालिटी ट्रेट्स चेंज हो सकते हैं आपके ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। सो चेंज भी हो सकते हैं, किसी किसी नहीं हुए तो उसको हम स्टेबल बोल देंगे। तो स्टेबिलिटी वर्सेस चेंज का भी एक डिबेट चलता है। एक्टिविटी वर्सेस पैसिविटी का चलता है, जिसमें कि एक्टिव पार्टिसिपेशन से बेटर होगा या पैसिवली सिखा के चीजों से बेटर डेवलपमेंट होगा, तो वो चीज चलती है। यूनिवर्सलिटी वर्सेस कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक चलती है कि आप जो चीजें कर रहे हो वो यूनिवर्सल है, सिमिलर डेवलपमेंटल स्टेजेस होंगी नहीं होंगी, या कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होंगी, ठीक है। सो ये अपना कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक डेवलपमेंट की बजाय मेजरली इंडिविजुअल जो है वो सिमिलर डेवलपमेंटल स्टेजेस से पास ऑन होके आगे जाता है, ठीक है। तो यूनिवर्सलिटी हम बोल सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा पलड़ा भारी है यूनिवर्सलिटी का। तो ये डेवलपमेंट की डिबेट्स हैं। अब डेवलपमेंट होगा कैसे, अगर हम एक्चुअल प्रोसेस की बात करें, तो देखो डेवलपमेंट आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग देखने को मिलेगा कि अच्छा 0 से 5 साल में ये डेवलपमेंट हो रहा है, 5 से 10 में इतना, इस तरीके से, ओके। और वो भी कोई फिक्स नहीं है, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट अलग तरीके से बात करता है। कोई आपको 0 से 7 साल की रेंज देके बताएगा चीजें, कोई 0 से 6 बोल देगा। सो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप ईयर में चले जाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ओके। जैसे साइज और वेट की बात करेंगे तो पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ, यानी 0 से 5 साल तक रैपिडली ग्रोथ होती है बच्चे की साइज और वेट में, ओके। एट द टाइम ऑफ बर्थ पे यूजुअली आप देखेंगे कि एवरेज लेंथ जो है वो 19 इंच और एवरेज वेट जो है वो 7 पाउंड। सो ये एवरेज है, ये भी एवरेज का भी ये रेंज दे, हम यूजुअली रेंज में बात करते हैं, ओके। बाय द टाइम बच्चा 2 साल का होगा तो उसका वेट जो है वो राउंड अबाउट, जो यहाँ पे देखो 7 पाउंड था वो 25 पाउंड हो गया। तो वो क्या है, बेसिकली आपकी हाइट, लेंथ, वो सारी चीजें जो है वो टाइम टू टाइम इस रेंज में तो होनी चाहिए, इसी और उन रेंज के बेसिस पे ही हम डेवलपमेंट चेक करते हैं, ओके। जैसे एट 5 इयर्स द चाइल्ड इज 5 टाइम्स ऑफ हिज वेट देन एट बर्थ। तो बच्चों के केस में वेट बहुत मैटर करता है, कि बच्चों को दवाई कौन सी देनी है वो वेट पे डिपेंड करेगा, कि बच्चे का बर्थ के टाइम वेट कितना था, अब कितना बढ़ रहा है वो चेक। ऐसा नहीं है कि आप जो है आस पड़ोस में 2-4 बच्चे हुए हैं तो सबका सेम ही वेट मिले आपको, या अगर आपका बच्चे का वेट दूसरे से कम है, ज्यादा है, तो आप टेंशन में आ रहे हो। सो वो बच्चे के बर्थ वेट से, मतलब इट्स लाइक हम किसी और से कंपेयर नहीं करते, हम बच्चे को ही बच्चे से कंपेयर करके उसका डेवलपमेंट चेक करते हैं, ओके। सो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे इन्होंने बोल दिया बर्थ के वेट से, हम यूजुअली बर्थ के टाइम पे जो बच्चे का वेट था उससे कंपेयर करते हैं चीजों को, ओके। टेक्निकली क्या होता है कि बर्थ जब होता है बच्चे का तो पहले 10 दिन तक जो है वो बच्चे का वेट डाउन जाता है, कम होता है, और उसके बाद वो वापस से ठीक होना शुरू होता है और वापस से पिकअप लेता है। सो वो चीज आपको पता, ओके। जैसे टीथ, इसमें भी डेवलपमेंट, तो पहला टूथ अगर आप देखेंगे तो वो यूजुअली 6 महीने के अराउंड जो है वो डेवलप हो जाता है, और पूरे साल के आप देखोगे तो 3-4 दांत उसके आ जाएंगे, ओके। बाय द टाइम पीरियड इज ओवर, तो 16 से 20 जो है वो दांत, मतलब बेसिकली वो धीरे धीरे करके, तो वो चीजें आपको रटने की जरूरत नहीं है, बट आपको आइडिया होगा, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे सोल्व करोगे।
बाय एज ऑफ 2 ब्रेन डेवलपमेंट 80% ऑफ इट्स अडल्ट साइज हो जाता है। 85% ऑफ डेवलपमेंट हम बोलते हैं कि वो 6 साल तक हो चुका होता है। और इस तरीके की एड्स भी आप देखते हो कि आपके बच्चे का दिमाग का विकास जो है 85% विकास 6 साल तक हो जाता है। ओके, तो वो आपको ध्यान रखना है कि इसीलिए तो बोलते हैं ना, पहले 2 साल बच्चे को आजकल चल रहे होते हैं चीनी मत दो, नमक मत दो, ताकि वो बेटर तरीके से उसका ब्रेन डेवलप कर पाए। ठीक है, तो वो बाय द एज ऑफ 2 80% डेवलप हो जाता है जो उसका अडल्ट साइज में होगा। तो 2 साल तक आप ध्यान रखो तो बेटर रहेंगी चीजें, बच्चे की लाइफ बेटर होगी। ओके, ऐसे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आप देखोगे तो लैंग्वेज डेवलपमेंट ले लो, उसमें तो बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, शुरुआत में तो बच्चा रोता ही है ना हर चीज के लिए, सुसु आया, पोटी आई है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, भूख लगी है, कुछ भी लगाओ, रोता ही है बच्चा। ओके, तो बाद में वो रिकग्नाइज करना शुरू कर देता है कि कुछ नई सिचुएशंस में रोता है बच्चा। देन बाय द फर्स्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो वो कुछ एक वर्ड्स जो है वो अटर करने लग जाता है, आ, बा, मा, पा। ठीक है, तो इस तरीके के वर्ड्स 18 मंथ तक आप देखोगे तो फिर रैपिड जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो एट द एज ऑफ 2 और 3 इयर्स वो सीख जाता है छोटे छोटे सेंटेंसेस जो है वो बेटर तरीके, जो आपने अडल्ट एल्डर्स जो उसको सिखा रहे हैं वो सीख जाता है छोटे सेंटेंसेस बनाना। प्रोफेसर स्मिथ के अकॉर्डिंग 1 साल तक बच्चा जो है वो 3 वर्ड बोल पाता है, 2 साल तक 272 और 5 साल तक 2072। ओके, सो ये चीजें आपको थोड़ा सा आइडिया हो, कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन में ये आ जाती हैं किसी किसी एग्जाम में। देन बहुत डेवलपमेंट, मैंने जैसे बोला कि डेवलपमेंट ऐसे नहीं होगा कि एक लीनियर चल रहा हो, सही सब सही चल रहा है, नहीं, डेविएशंस आते रहेंगे। सो वो डेविएशन यानी किसकी वजह से, एनवायरमेंट और हेरिडिटी वो इन्फ्लुएंस हो रहा है ना उसकी वजह से। सो कभी अनफेवरेबल कंडीशन भी होंगी, कभी कोई परमानेंट या टेम्परेरी चेंज भी हो सकता है। सो डेवलपमेंट में डेविएशंस आपको देखने को मिलते हैं। ओके, जैसे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, ये ऐसी कंडीशन है जिसमें पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन जो है उसकी कमी होती है। ठीक है, उसकी कमी की वजह से फिर जो नॉर्मल हाइट होती है वो अडल्ट की फिर कम हो जाती है। ठीक है, सो लेस देन 4 फीट 10 इंच जो है अगर आप कम है तो वो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म के शिकार हो सकते हैं। देन पिट्यूटरी गिंगेटिज्म, तो इसमें हाइट बढ़ जाती है। तो ये दो एक्सट्रीम सिचुएशन हो गई, एक में नॉर्मल से हाइट बहुत कम है और एक में नॉर्मल से हाइट बहुत ज्यादा है। ठीक है, जो मतलब ऐसे बच्चे बहुत रेयर देखने को मिलेंगे जो हर फील्ड में एवरेज हो, क्योंकि कोई किसी चीज में अच्छा होता है, कोई दूसरी चीज में अच्छा होता है। ओके, ऐसे ही आप डेवलप, जैसे हम आईक्यू निकालते हैं ऐसे ही आप डेवलपमेंट कोशेंट भी निकाल सकते हो, जिसमें डेवलपमेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज और इनटू में 100, यानी आपने डेवलपमेंट चेक किया। सो डेवलपमेंट चेक करते टाइम जो पैमाने आपको सेट बैठ रहे हैं कि बच्चा मान लो जो है 6 महीने पे 1 नहीं 2 दांत आ गए बच्चे के, ठीक है, तो वो डेवलपमेंट फास्ट हो रहा है बहुत ज्यादा। सो वो डेवलपमेंट एज आप ऊपर रखोगे, नीचे बच्चे की एक्चुअल एज रखोगे और इनटू में 100। सो ये भी क्या हो जाएगी जी, डेवलपमेंट चेक हो जाएगा। और अगर डीक्यू आपका 65 से 75 के बीच आता है तो वो डेवलप रिस्क है, बच्चा डेवलपमेंटल डिले के उस पर खड़ा है, तो एक बार आप चेक कीजिए कि क्या दिक्कत हो रही है। ओके, डेवलपमेंट डिले कैसे हो रहा है। देन आप असेस भी कर सकते हो, तो क्विक डेवलपमेंट असेसमेंट के लिए आप ये टेस्ट का नाम याद रख सकते हो, क्लिनिकल प्रैक्टिस है डेनेवर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट, DDST। 1967 में पहली बार जो है ये डेवलप हुआ था, 1992 में रिवाइज करके DDST-2 ये दो यहाँ पे लेके आया गया। ओके, इंडियन वर्जन भी हैं बहुत सारे। इंडियन वर्जन इस डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट का आप देखोगे तो ये रहा पाठक बड़ौदा स्क्रीनिंग टेस्ट या त्रिवेंद्रम डेवलपमेंट स्क्रीनिंग चार्ट, तो ऐसे आपको अलग अलग चार्ट मिल जाएंगे। ओके, DDST-2 आप देखोगे तो 125 आइटम है उसमें। ठीक है, ब्रॉड रेंज ऑफ स्किल सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूडेड है, ओनली अ स्क्रीनिंग प्रोसीजर। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा एक्चुअल में इतना इंटेलिजेंट है या इतनी चीज है, नहीं। ठीक है, बट हाँ जब डेवलपमेंटल डिले आपको दिखे ऐसे उसमें तो आपको डेफिनेटली थोड़ा स्टेप लेने चाहिए। तो चाइल्ड्स डेवलपमेंट इज कंसीडर्ड डिलेड इफ ही कैन नॉट परफॉर्म एन आइटम विच 90% चिल्ड्रन ऑफ हिज एज कैन डू, यानी बच्चे का डेवलपमेंट डिले हो रहा है अगर 90% बच्चे उस चीज को कर पा रहे हैं और आपका बच्चा नहीं कर पा रहा है तो ओके, तो आपको क्वेश्चंस लेनी चाहिए, बिकॉज इफ चाइल्ड इज डिलेड इन 2 और 3 आइटम्स तो वो फिर बहुत सारी सस्पेक्ट जो है उसको रिगार्डेड एज सस्पेक्ट की दिक्कत हो रही है, डेवलपमेंट डिले एक्चुअल में हो रहा है, अगर वो 2-3 केसेस में ऐसा हो रहा है तो ओके, कि 2-3 आइटम्स में ये गड़बड़े हो रही हैं। सो ओवरऑल आपको जो है अगर आप देखोगे कि ओवरऑल हम क्या बताना चाह रहे हैं कि डेवलपमेंट को चेक कैसे किया जाना चाहिए, नाम याद रखिए DDST। डेवलपमेंटल टास्क, ये टर्म याद रखिए क्योंकि ये टर्म कई बार पूछ ली जाती है, किसने इंट्रोड्यूस की। सो रॉबर्ट हैविगर्स्ट ने ये टर्म इंट्रोड्यूस की। इसका मतलब सिंपल सा ही है कि डेवलपमेंटल टास्क एक तरीके से इंडिविजुअल की नीड क्या है और सोसाइटी क्या डिमांड कर रही है।
ठीक है, कि सोसाइटी चाह रही है कि बच्चा जो है अगर 5 साल का हो गया तो, या बच्चा थोड़ा बड़ा हो, नमस्ते करे सबको, बट बच्चे की क्या नीड्स है या बच्चे की क्या सिचुएशन है, तो उनके बीच में एक मिड वे सा है वो डेवलपमेंटल टास्क है कि अच्छा इतने साल का बच्चा है तो ये चीजें तो करता हूं। ओके, सोर्सेज क्या होंगे डेवलपमेंटल टास्क के? बायो साइको सोशल मॉडल, तो 3 सोर्सेज की बात करते हैं, बायोलॉजी, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। ठीक है, ये है जी हैविगस्ट की, रॉबर्ट हैविगस्ट की डेवलपमेंटल टास्क थियरी, जिसमें वो ह्यूमन लाइफ को 6 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। पहली है इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, 6 साल तक, 6 से 12 साल तक मिडिल चाइल्डहुड, 13 से 18 साल तक एडोलेसेंस, 19 से 30 तक अर्ली एडल्टहुड, 30 से 60 तक मिडिल एज और उसके बाद लेटर मैच्योरिटी। अब हर एक स्टेज के अपने डेवलपमेंटल टास्क होंगे कि इस इतने एज का है तो ये चीजें करनी आनी चाहिए, ये करता हो। जैसे डेवलपमेंटल टास्क अगर आप इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड के देखोगे तो बच्चा चलना सीख जाए, सॉलिड फूड लेना सीख जाए, बात करना सीख जाए, ठीक है, अपनी जो एक्सक्रीशन है वो खुद कर ले, सुसु पोटी खुद कराए, कंट्रोल हो उसके ऊपर, ठीक है, कि अभी रोक रखी है बच्चे ने, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन उसको पता हो कि आप लड़के हो लड़की हो क्या सिचुएशन है, ठीक है, सेक्सुअल मोडेस्टी, देन आपका है फॉर्मिंग कॉन्सेप्ट्स एंड लर्निंग लैंग्वेज, तो वो सारी चीजें पता हो, गेटिंग रेडी टू रीड, तो उसको पढ़ना आने के लिए वो रेडी हो ताकि स्कूल भेजा जा सके। ओके, तभी तो हम 6 साल पे भेजते हैं यूजुअली, और तो अब अपनी एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग थोड़ा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन भी आ गई है। ऐसे ही मिडिल चाइल्डहुड का आप देखोगे जो 6 से 12 साल के बच्चे की बात हो रही है, तो फिजिकल स्किल्स जो है वो सीख जाए, ऑर्डिनरी गेम्स के लिए खेलने लग जाए, अब बाहर जाके बच्चों में खेलने लग जाए, ठीक है, अपने एज मेट्स जो है अपनी हम उम्र बच्चों के साथ जो गेट अलोंग हो कि वैसे से ही उसकी चीजें हों, ठीक है, अप्रोप्रिएट मैस्कुलिन या फेमिनिन सोशल रोल उसको समझ आ जाए कि अच्छा मैं लड़का हूं या ये लड़की है, तो वो चीजें समझ आ जाए उनको, ठीक है। देन है डेवलपिंग फंडामेंटल स्किल्स, तो रीडिंग में, राइटिंग में, कैलकुलेशंस में, तो वो चीजें धीरे धीरे आ जाएं, पर्सनल डिपेंडेंस जो है, इंडिपेंडेंस जो है वो अचीव कर ले। तो ओवरऑल ये वो टास्क है जो बच्चे को करने चाहिए उस दौरान। ओके, ऐसे ही एडोलेसेंस के दौरान के अलग टास्क हैं कि वो जो है फ्रेंड्स, जो अलग अलग सेक्स के फ्रेंड्स हैं कि लड़का लड़की कोई भी फ्रेंड हो उनके साथ वो घुल मिल सके। ओके, एक्सेप्टिंग वंस फिजिकल बॉडी एंड कीपिंग इट हेल्दी, तो अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करना, क्योंकि एडोलेसेंस के टाइम पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं, प्यूबर्टी हिट करता है बच्चा, तो उस टाइम पे उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर सके, ठीक है, पीयर प्रेशर में आके चीजों को गड़बड़ाए ना, या अपने ऊपर डाउट क्रिएट ना करे। ओके, देन एडोलेसेंस की जस्ट थोड़ा सा बाद अपने डिसीजंस ले पाए, मैरिज से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, जॉब करियर से रिलेटेड, तो ये सारे एडोलेसेंस के डेवलपमेंटल टास्क हो गए। ऐसे ही मेच्योरिटी या अडल्टहुड, वो सारे डेवलपमेंटल टास्क भी हैं, बट वो हमें करने की जरूरत नहीं है। ओके, 2 टर्म्स हैं जो अक्सर पूछ ली जाती हैं, एनोरेक्सिया और बुलिमिया। एनोरेक्सिया, इसको एनोरेक्सिया नर्वोसा भी बोलते हैं और इसको बुलिमिया नर्वोसा। सो एक ईटिंग डिसऑर्डर जिसमें ओबीस हो जाते हैं, ठीक है, सो कॉजिंग पीपल टू ओबीस अबाउट वेट एंड व्हाट दे ईट। और दूसरे में क्या है, सीरियस ईटिंग डिसऑर्डर मार्किंग ऑफ बिंजिंग। तो एनोरेक्सिया में आप खा नहीं रहे हो, बहुत भूखे मर रहे हो स्लिम ट्रिम होने के चक्कर में, और बुलिमिया में आप ओवर खा रहे हो, ठीक है, सो आपको कोई वो मतलब बिंज ईटिंग जो है वो सारी चीजें हो रही है, ठीक है। बुलिमिया मतलब बल्क में खा रहे हो, यहां से याद रख लो, बी से बुलिमिया, बी से बल्क। तो डेवलपमेंटल टास्क ओवरऑल स्किल्स है, नॉलेज है, फंक्शन है, एटीट्यूड है कि इंडिविजुअल को ये एक्वायर कर लेने चाहिए इस टाइम पीरियड ऑफ द लाइफ में। ओके, तो वो ओवरऑल यही सारी चीजें जो है हम डेवलपमेंटल टास्क में पढ़ते हैं। अब बहुत सारे लोगों ने या बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग डिवाइड किया है ह्यूमन डेवलपमेंट को या फिर बच्चे के डेवलपमेंट को। ह्यूमन डेवलपमेंट को जैसे इन्होंने रोश ने 4 स्टेजेस में, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। तो ऐसे ही अलग अलग लोगों ने, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग थियरीज दी हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड। सो उन थियरीज में ये मेजर थियरीज हैं 7, इन्हीं से क्वेश्चन जो है घूम फिर के आ जाता है, तो आपको एटलीस्ट ये तो पता हो। ओके, पियाजे की थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे ने मोरल डेवलपमेंट की भी थियरी दी है, बट यूजुअली क्वेश्चन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट से आता है, तो ये तो आप स्किप करने का नहीं सोच सकते। ओके, कोलबर्ग को स्किप करने का नहीं सोच सकते और वाइगोट्स्की को, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ ही जाता है, मेजरली पियाजे से आता है। ओके, बाकी इन सब के बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, जो आपको मैं अभी समझा देती हूँ। तो सबसे पहली है जी पियाजे की थियरी। पियाजे स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं, थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है इनकी, इनको फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बोला जाता है। ओके, सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब बच्चे का थिंकिंग, रीजनिंग, बेसिकली मेंटल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, संज्ञान डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है।
ओके उससे रिलेटेड है। सो पियाजे की जो थियरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की वो बताती है कि बच्चा कैसे मेंटल मॉडल जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है, दिमाग में कैसे चीजें चल रही होती हैं उसके, कैसे वो बड़ा होता है, कैसे डेवलपमेंट होता है वहां पे। बच्चों को इन्होंने लिटिल साइंटिस्ट बोला है, तो ये भी पूछ लिया जाता है लिटिल साइंटिस्ट कौन बोलता है बच्चों को। ठीक है, लिटिल साइंटिस्ट क्यों? क्योंकि वो अपनी नॉलेज खुद बना लेंगे अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। ओके वो अपने आप सीखेंगे चीजें, किसी और को हेल्प करने की या इन्फ्लुएंस की जरूरत नहीं है, वो जो सीखेंगे उन्होंने वही सीखना है। ओके चिल्ड्रन आर मोटिवेटेड टू लर्न बाय नेचर, तो उनको कोई रिवॉर्ड देने की, पनिशमेंट देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सीख लेंगे, अपने आप मोटिवेटेड है, क्यूरियस है। एक पॉइंट पे आगे हम लोग ही उनकी क्यूरियोसिटी भले ही मार दे, अदरवाइज बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, वो सीख लेंगे अपने आप। ये बोलते हैं कि डेवलपमेंट पहले होगा फिर लैंग्वेज आएगी। ठीक है, क्योंकि ये वाइगोट्स्की के साथ कंपैरिजन हो जाता है। ये पियाजे बोलते हैं डेवलपमेंट पहले होगा देन लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, और वाइगोट्स्की बोलते हैं कि लैंग्वेज पहले आएगी फिर डेवलपमेंट होगा। ओके 4 स्टेजेस की ये बात करते हैं, ये चारों स्टेजेस आपको अच्छे से पता हो, इनकी कैरेक्टरिस्टिक पता हो। पहली है सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 साल की। इन 4 स्टेजेस को सीक्वेंस में लगाना भी आ जाता है बहुत बार, प्लस इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसेस ही टीचर्स हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस, बच्चे रिफ्लेक्स एक्शंस सीखेंगे, या आपने कुछ किया तो उसको इमिटेट करके इमिटेटिव बिहेवियर से सीखेंगे। ऑब्जेक्ट परमानेंस इसी स्टेज पे आ जाएगी। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात ना हो, यानी कि एक तो होता है कि सामने है तो है, बात अगर आप साइड हो गए तो बच्चे को पता ही नहीं आप एग्जिस्ट करते हो। बट अराउंड 6 मंथ जो है ये चीज आनी शुरू हो जाती है ऑब्जेक्ट परमानेंस की, परमानेंट अगर कोई चीज सामने नहीं भी है तो भी वो चीज एग्जिस्ट करती है। कि अगर बच्चा खेलते खेलते बाहर चला गया है तो उसको पता है कि उसकी मदर एग्जिस्ट करती है, फिर वो वापस आएगा मम्मी को ढूंढने के लिए। सो वो ऑब्जेक्ट परमानेंस है। अगर आपने खिलौना दिखाया और वो छुपा दे तो उसको पता है कि वो खिलौना कहीं ना कहीं है, तो फिर वो उसको ढूंढेगा। ओके डिफरेंट इमिटेशन, तो इमिटेट एक्शन इन एब्सेंस ऑफ एक्शंस और ऑब्जेक्ट्स, तो ये भी लेटर स्टेज में आ जाएगा, जो मैंने अभी आपको बताया कि इमिटेट करना उन एक्शंस या ऑब्जेक्ट्स की एब्सेंस में भी इमिटेट करना एक्शंस को, कि आपने 2 दिन पहले वो किया था तो अब वो वापस से उसको याद है, इमिटेट कर रहा है वो उन चीजों को। ओके प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल, टॉय एज भी बोलते हैं, ईगोसेंट्रिज्म स्टेज भी बोलते हैं, प्री गैंग एज भी बोलते हैं, क्योंकि इससे अगली जो स्टेज है उसको हम गैंग एज बोलते हैं, जहां पे बच्चा गैंग अप करता है या ग्रुप बनाता है। ओके एनिमिज्म यहाँ पे रहेगा 2 से 7 साल का बच्चा, सो वो कॉन्शियसनेस ढूंढेगा इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स में, कि उसकी गुड़िया में भी जान है या वो कार जो है वो एक्चुअल में चलती है, ऐसे वाली सिचुएशन। ठीक है, सो वो एनिमिज्म जो है वो यहाँ पे इस स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक है। इरिवर्सिबिलिटी होगा, उसको रिवर्सिबल करने में चीजों को समझ नहीं आएगा, अभी रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट उसको नहीं पता है, कि अगर ये पानी जो है वो उनका उठा के बाल्टी में डाल दिया ग्लास से, तो उसको ऐसे लगेगा कि बस मेरे को नहीं डालना था और ये तो दुनिया ही खत्म हो गया, अब क्या होगा, तो वो इरिवर्सिबल वाली चीजें उसको नहीं पता। ओके देन है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, आपको देखने को मिलेगी कि वो किसी भी मतलब ऐसे कॉज एंड इफेक्ट वाला जो रिलेशनशिप है ना वो उसको समझ नहीं आता है, बट वो कनेक्ट करने की कोशिश करता है, कि अगर बलून फूट गया और उसी टाइम पे कुत्ते ने भौंक दिया तो वो रिलेट कर लेगा कि ये जैसे ये बलून फूटेगा ये कुत्ता भौंकने लग जाएगा। ओके सो वो कॉज एंड इफेक्ट वाला जो रिलेशनशिप है वो कुछ अलग ही लेवल पे चल रहा होगा। ओके क्रूशियल स्टेज है ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, सेंट्रेशन का जो है कॉन्सेप्ट यहाँ रहेगा, सिंबॉलिक थॉट्स जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 साल की उम्र है, गैंग एज, लेटर चाइल्डहुड स्कूल एज भी बोलते हैं। जो कॉन्सेप्ट पिछले वाले में रह गए थे वो यहाँ डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, वहां सेंट्रेशन था यहाँ डिसेंट्रेशन होगा, रिवर्सिबिलिटी वहां इरिवर्सिबल था यहाँ रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट पता चल गया, जो ईगो ऊपर था वो ईगो सेंट्रिज्म अब कम होने लग गया है। ठीक है स्टेज ऑफ लॉजिकल थिंकिंग और कॉन्क्रीट ऑपरेशन आपको देखने को मिली, कॉन्क्रीट ऑपरेशन। ओके लॉजिकली वो सोच पा रहा है लेकिन सामने चीजें रखी हैं उनको देखते हुए, इमेजिन करके नहीं सोच पा रहा है। आप उसको 2 संतरे दिखा के और 2 जो है एप्पल दिखा के बोलोगे कि ये कितने हैं तो वो उनको देख के काउंट कर लेगा। ओके लेकिन उसको दिमाग में काउंट करना नहीं आता अभी के लिए इतना ज्यादा। ओके ट्रांजिटिविटी यहाँ पे डेवलप होगी, देन क्लासिफिकेशन आ जाएगी, उसको पता होगा कि ये सिमिलर चीजें हैं ये डिफरेंट चीजें, तो वो क्लासिफाई कर देगा कि अच्छा ये रेड कलर की चीजें हैं ये वाला, तो वो क्लासिफिकेशन यहाँ अच्छे से आती होगी। सिरेशन सीरीज असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर उनको पता होगा, वो लगा लेंगे इस एज में ही आपके इसको, क्योंकि 7 साल की जो है
एक लड़की है हमारे यहाँ, मतलब गुड़िया है अपनी, तो उसमें जो है क्या बोलते हैं वो उसकी क्लास में देखा था मैंने कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर था। तो बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, कई बार उनको आता भी नहीं सीरीज में लगाना, बट उनको असेंडिंग डिसेंडिंग यहाँ सिखाया जाता है। कंजर्वेशन जो है वो यहाँ पे रहेगा, चाइल्ड अंडरस्टैंड द क्वांटिटी, कि आप अगर बाल्टी में एक गिलास पानी डाला है और ग्लास में एक गिलास है तो वो सेम ही है, ऐसा नहीं है कि जो है यहाँ पे बाल्टी में डाल दिया तो ज्यादा हो गया या कम हो गया। ठीक है, सो वो कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट उनको पता होगा। फॉर्मल ऑपरेशनल, यहाँ पे इमेजिनेशन वाली थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी जो कॉन्क्रीट में नहीं थी। ओके जी, ये पियाजे की स्टेजेस हैं 4 की 4 जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे पियाजे ने बोला कि बच्चा कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को अपने दिमाग में और वो अपने आप कर लेगा एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, वही चीज है यहाँ। स्कीमाज होते हैं दिमाग में, तो स्कीमा वर्ड आप दिमाग में बिठा लीजिए, पियाजे से रिलेटेड है। स्कीमाज आर थॉट प्रोसेसेस, जो वो एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपके इसके नॉलेज के, तो वो आपके दिमाग में हैं, उनको हम स्कीमा बोलते हैं। ओके, अब स्कीमा के कॉन्सेप्ट में 3 चीजें, अडेप्टेशन का कॉन्सेप्ट आता है और अडेप्टेशन को हम 2 चीजों में लेके चलते हैं, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। सो स्कीमा, अडेप्टेशन और इक्विलिब्रेशन, ये आपको पता होने चाहिए। पहला है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब आपके पास नई इंफॉर्मेशन आई, आपके दिमाग में जो इमेज है, कोई स्कीमा है, आप उसी में फिट बिठाने की कोशिश कर रहे हो उसको, सो वो है एसिमिलेशन की। आपको ये पता है कि 4 पैर जो है जिसके हों वो जानवर होता है, और वो 4 पैर वाली सिचुएशन, तो अगर उसने यहाँ पे कुत्ता देख लिया और वहां बिल्ली देख ली, तो वो 4 पैर वाली सिचुएशन करके कि अच्छा वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा में फिट बैठ रही है इंफॉर्मेशन, तो उसको सही लगेगा, वो एसिमिलेशन है। यानी कि एग्जिस्टिंग स्कीमा को यूज कर रहे हो आप नई इंफॉर्मेशन को फिट बिठाने के लिए। ओके, जब कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी, जब तक ये एसिमिलेशन चल रहा है तो इक्विलिब्रिएशन वाली स्टेज है कि जो आप एसिमिलेशन है वो यूज हो रहा है, फिट बैठ रही है इंफॉर्मेशन, ठीक है। बट एक पॉइंट आएगा जब आपको फिट नहीं बैठेंगी, हो सकता है आपको इंसान भी दिख जाए 2 पैर हैं जिसके 4 पैर की बजाय, सो वो देख के आपको फिर नया स्कीमा क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, सो वो अकोमोडेशन होगी कि आप अकोमोडेट कर रहे हो नई इंफॉर्मेशन को नए स्कीमा में, नया इंफॉर्मेशन अकोमोडेट करने के लिए, दिमाग में बिठाने के लिए एक नया स्कीमा, आपको अपना स्कीमा पहले वाला चेंज करना पड़ा। ओके, तो जब तक एसिमिलेशन चल रहा है बढ़िया इक्विलिब्रिएशन रहेगा, एक स्टेज आएगी जब ये इक्विलिब्रियम जो है वो नई सिचुएशन आते ही डिसइक्विलिब्रियम में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर हमें अकोमोडेशन करना पड़ेगा। अब उस नया वाला जो स्कीमा है उसमें भी बहुत सारी चीजें फिट बैठ रही होंगी, तो वो एसिमिलेशन चल रहा होगा, देन अगेन इक्विलिब्रिएशन आ गया, कोई नई सिचुएशन आई, डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ और वापस से आपको नया स्कीमा बनाना पड़ा किसी नई चीज के लिए, तो वो अकोमोडेशन हो गया। ओके जी, तो आप ये याद रखिए, ऐसे याद रख सकते हो, एसिमिलेशन मतलब इकट्ठा करना। ओके, तो आपके पास जो ऑलरेडी स्कीमा है उसी में इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो रही है, अकोमोडेट करने के लिए आपको नया स्कीमा बनाना पड़ रहा है। ओके, देन है पियाजे की कॉग्निटिव के साथ साथ मोरल डेवलपमेंट की भी थियरी है, ज्यादा नहीं पूछी जाती है, बट आप एटलीस्ट आपको पता हो कि अच्छा 2 स्टेजेस ऑफ मोरालिटी की बात की है, हेट्रोनोमस मोरालिटी और ये आपका ऑटोनोमस स्टेज ऑफ मोरालिटी। जो हेट्रोनोमस है उसको मोरल रियलिज्म या मोरालिटी ऑफ कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं, टिपिकली 6 साल तक आप लगा सकते हो, टिपिकली ऑफ 6 ईयर ओल्ड, तो ये 5 से 10 साल की नीचे वाली सिचुएशन है। देन 10 से 12, तो वो चीज क्या है, मोरल रिलेटिविज्म या मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन। इंस्पायरिंग फ्रॉम हिम, कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट का काम किया, तो थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट बाय कोलबर्ग इज वेरी फेमस, आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो ये थियरी इतनी फेमस नहीं है जितनी कोग्निटिव थियरी है पियाजे की फेमस। सो कोग्निटिव थियरी से तो फॉर श्योर क्वेश्चन आता ही आता है, आपको पता हो सारी चीजें, डिटेल में पता हो सारी चीजें, मोटे तौर पे नहीं, बट आपको ये भी पता हो कि मोरल डेवलपमेंट हेट्रोनोमस और ऑटोनोमस 2 स्टेजेस की बात। देन आता है जी कोलबर्ग। सो कोलबर्ग की थियरी हम समझ सकते हैं 1958 में, थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट इन्होंने दी, हाइंज के डिलेमा से हम समझेंगे, ठीक है। सो हाइंज एक इंसान लगा लो, अब उसकी जो है कोई उसकी माँ बीमार है, ये लगा लो, तो उसकी माँ बीमार है तो अब उसको दवाई लेके आनी है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। सो अब उसके पास एक तो ऑप्शन है कि वो चोरी कर ले, एक ऑप्शन है कि और क्या ऑप्शन है, पैसे तो है नहीं उसके पास, सो उसको चोरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ओके, तो वो सिचुएशन, वो यहाँ डिलेमा में है, लेकिन उसको पता है गलत है चोरी करना, तो हैंड शुड नॉट स्टील द ड्रग बिकॉज इट इज डिसओबीडियंस ऑफ लॉ, तो उसको नहीं चोरी करनी चाहिए, ये प्री कन्वेंशनल लेवल बोलता है। ओके, अगर आप 10+ एज के हो, कन्वेंशनल लेवल आ जाएगा कि उसको चोरी कर लेनी चाहिए क्योंकि एक इंसान की जान बच रही है, बट बाद में पनिशमेंट ले लेनी चाहिए।
ओके, जाके सरेंडर कर देना चाहिए, पनिशमेंट ले लेनी चाहिए। देन तीसरा एक ऑप्शन है कि हेंज जो है वो स्टील करे ड्रग को और उसको पनिशमेंट भी ना मिले क्योंकि उसने एक लाइफ बचाई है। ओके, तो वो पोस्ट कन्वेंशनल, मतलब हाई लेवल की बात हो गई थोड़ी सी। ओके, तो वो रहेगा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। सो ये 3 लेवल है, इसमें फर्दर 2-2 स्टेजेस है, तो टोटल 6 स्टेजेस है हमारे पास। ओके, तो 6 यूनिवर्सल स्टेजेस, 3 लेवल्स, ये बात याद रखिए। अब पहला जो लेवल था प्री कन्वेंशनल, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म भी बोलते हैं, यानी कि मोरालिटी एट लोवेस्ट लेवल। मोरालिटी नहीं है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे 2 स्टेजेस हैं, एक ओबीडियंस और पनिशमेंट की और दूसरी है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज की, या सेल्फ इंटरेस्ट और पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। सो ओबीडियंस वाली स्टेज में क्या हो रहा है कि कैसे आपको पता है कि आज्ञा मानोगे, ओबीडियंट रहोगे तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी और अदरवाइज जो है आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो वो कि आप कैसे पनिशमेंट अवॉइड कर सकते हो, आप वो चीज करोगे कि आपको पनिशमेंट नहीं चाहिए है, जो मम्मी बोल रही है वो आप कर दोगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे ऑब्वियसली आप थोड़े से बड़े होगे तो वहां पे आ जाएगा सेल्फ इंटरेस्ट की स्टेज या पर्सनल रिवॉर्ड की। आप उनसे पूछोगे कि मुझे क्या मिलेगा अगर मैं आपकी बात मान लूं तो। ओके, तो वो सेल्फ इंटरेस्ट आ गया वहां पे कि अब रिवॉर्ड वाली कि प्लीज अभी थोड़ी देर के लिए चुप बैठ जा। अपने बच्चे को आप बोल रहे हो कि ये वीडियो रिकॉर्ड करनी है या मुझे क्लास रिकॉर्ड करनी है, थोड़ी देर चुप बैठ जाओ, मुझे क्या मिलेगा, चॉकलेट मिलेगी। आजकल चॉकलेट चलो अभी फिर भी अवॉइड करते हैं लोग, थोड़ा सा अवेयर हो रहे हैं। सो इट्स लाइक आपको जो है बाहर कुछ टेस्टी खाने पे लेके जाया जाएगा। ओके, या मैं आपके ये बना के दूंगी आपके लिए, ठीक है, या हेल्दी केक आपको बना के दूंगी। तो वो सिचुएशन क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट वाली, कि अब उसको अपना फायदा देखना है। तो यहाँ पे मोरालिटी नहीं आ रही है कि यार काम करना है, अच्छी चीज है, चुप हो जाओ, नहीं, यहाँ सेल्फ इंटरेस्ट आ रहा है। मोरालिटी लोवेस्ट लेवल पे है। दूसरा लेवल है जी कन्वेंशनल, जो मोरल रियलिज्म है। ओके ओके, मोरालिटी आपको देखने को मिलेगी यहाँ। इंटरपर्सनल अकॉर्ड और कंफर्मिटी, तो यहाँ पे क्या आ गया जी, गुड गर्ल गुड बॉय वाली ओरिएंटेशन, की बच्चा क्यों कर रहा है कोई काम किया, हाँ अरे बहुत यार आप तो बहुत अच्छी गुड गर्ल हो, ठीक है, तो गुड बॉय हो आप, तो वो ओरिएंटेशन के लिए, वो तारीफ सुनने के लिए वो क्या कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है बच्चा। दूसरा है अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर को ऊपर रखा जा रहा है। तीसरा लेवल आ गया पोस्ट कन्वेंशनल, जो मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन की बात करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा हाई लेवल की मोरालिटी हो गई। तो सबसे पहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन की सोशल लेवल पे चीज सही है नहीं है वो चीज आपको पता हो, और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल तो मोस्ट हाईएस्ट लेवल की मोरालिटी हो गई कि बिल्कुल आप धर्मात्मा बन गए हो, वो सिचुएशन। ओके, सो ये तीनों लेवल और इनकी जो स्टेजेस हैं 6 की 6, उनके नाम आपको पता होने चाहिए, मतलब पता हो। देन है जी फोर्थ हमारा वाइगोट्स्की की सोशियो कल्चरल थियरी। ओके, तो हमने पियाजे की थियरी पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था कि पियाजे और वाइगोट्स्की में एक चीज चलती है कि डेवलपमेंट पहले आया देन लैंग्वेज, और वाइगोट्स्की बोलते हैं लैंग्वेज फर्स्ट देन डेवलपमेंट, ये बात याद रखिए। अब इन्होंने सोशियो कल्चरल की बात की है, इन्होंने सोसाइटी को भी इंक्लूड किया है। ओके, पियाजे तो क्या बोल रहे थे, कोई जरूरत नहीं है बड़ों की, बच्चे अपने आप सीख लेंगे, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, वो अपने आप नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर लेंगे अपने एक्सपीरियंसेस पे, तो पेरेंट्स को सिखाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सीख लेंगे। यहाँ पे क्या है कि जरूरत है, तो वो सोसाइटी की सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। एक वर्ड होता है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चा खुद नहीं सीख पाता, लेकिन जब बड़ा इंसान या कोई स्किल्ड इंसान या मोर नॉलेजेबल अदर इंसान थोड़ी सी हेल्प कर देगा तो बच्चा उस चीज को अचीव कर लेगा। ओके, तो वो जो थोड़ी सी हेल्प वाला जोन है ना, उसको हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं, यानी डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू विदाउट द हेल्प और व्हाट अ लर्नर कैन अचीव विद द हेल्प। तो विद द हेल्प वो ये कर सकता है, विदाउट हेल्प वो ये हो रहा है उससे, तो जो बीच का जोन है ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, सो प्रॉक्सिमल रेफर्स टू दोज स्किल्स कि बच्चा सीख सकता है, क्लोज है मास्टरी के, बट थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी किसी की, किसकी, मोर नॉलेजेबल अदर की। तो एक MKO का कॉन्सेप्ट भी चलता है, मोर नॉलेजेबल अदर, क्योंकि अब देखो आप लोग अपने हिसाब से चीजें कर सकते हो, थोड़ा सा आप अपनी तैयारी भी खुद कर सकते हो, लेकिन हो सकता है कि आप जो है पेपर क्लियर ना कर पाओ, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी किसी की हेल्प रही। आपको ये था कि यार ये प्रोफेशनल एबिलिटी में कर तो लूं, बट थोड़ी सी हेल्प मिल जाए तो बेटर है, तो वो मोर नॉलेजेबल अदर से आपको थोड़ी सी हेल्प मिल गई, मैंने वीडियोस डाल दी। तो वो चीजें, ऑल्दो ये चीजें हम छोटे लेवल पे या छोटे बच्चे के लेवल पे ही बात करते हैं, आप अपने आप भी सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया आपको। तो मोर नॉलेजेबल अदर वो इंसान होगा जिसको नॉलेज थोड़ी सी ज्यादा होगी आपसे, जो आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगा लर्निंग प्रोसेस के दौरान।
ओके वाइगोट्स्की ने 1987 में 3 स्पीच भी दी हैं। तो 3 फॉर्म ऑफ लैंग्वेज की बात करते हैं। स्पीच, सोशल स्पीच बच्चे में, ईगोसेंट्रिक स्पीच और इनर स्पीच। सोशल स्पीच जो बच्चा बात कर रहा है दूसरे के साथ, एक्सटर्नल स्पीच है। एक बच्चा होता है ना, कई बार आप बच्चों को नोटिस करेंगे तो वो आपको शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बात करता हुआ बच्चा मिलेगा, या वो अपने आप को ही कुछ बता रहे होंगे, तो वो प्राइवेट स्पीच है लेकिन बोल के हो रही है। एक अंदर ही अंदर जो स्पीच चल रही है, साउंडलेस स्पीच, वो इनर स्पीच रही। ओके एक और कॉन्सेप्ट है वाइगोट्स्की में, स्कैफोल्डिंग का। तो स्कैफोल्डिंग, जैसे ये जो यहाँ ढांचे लगे हुए हैं ना, ये स्कैफोल्ड बोल देते हैं इनको। ओके टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं उस मटेरियल को सेट होने के लिए, राइट। तो वो वही चीज यहाँ पे आपको नजर आएगी। वो बोलते हैं कि कुछ एक इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग होगी जो फोकस्ड ऑन टीचर प्रैक्टिसेस। तो ये क्या बोलते हैं कि जो टीचर का रोल है ना, वो सपोर्टिंग एजेंट वाला रहेगा यहाँ, कि वो सपोर्ट करें, लेकिन जब वो बच्चा, तब वो होता है ना कि आप उसको सपोर्ट करो नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए, अब वो खुद एक्सप्लोर कर रहा है चीजें, तो वो सपोर्ट, यानी कि टीचर जो है ये स्कैफोल्ड का काम करेगा। ये जो यहाँ पे टीचर लगा लो या मोर नॉलेजेबल अदर लगा लो, तो वो रोल रहेगा उसका। ये कॉन्सेप्ट ओवरऑल स्कैफोल्डिंग का होगा, जहां पे आप उनको थोड़ी सी मदद प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके देन फर्दर इन्होंने रेसिप्रोकल टीचिंग का कॉन्सेप्ट भी दिया है। ये बात याद रखिए, पूछ लिया जाता है रेसिप्रोकल टीचिंग किससे रिलेटेड है, तो वाइगोट्स्की से रिलेटेड है। ओके सो वाइगोट्स्की ने इसमें क्या बोला कि इसमें इंप्रूव करना चाह रहे हैं हम बच्चे की लर्निंग को। कैसे इंप्रूव करेंगे? सो ये टीचर गाइडेड स्ट्रेटजी रहेगी, जहां पे स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स बना दिए, स्पेसिफिक रोल प्ले हो रहा है, सीख रहे हैं बच्चे। तो यहाँ पे वो टीचर को आके अब बाकी चीजें बताएंगे कि उन्होंने क्या पढ़ा, क्या समझा, क्या चीजें हुई। तो हम 4 स्किल्स डेवलप करना चाह रहे हैं रेसिप्रोकल टीचिंग के द्वारा। एक तो नॉर्मल टीचिंग है कि टीचर पढ़ा रहा है, एक अब बच्चे बातचीत कर रहे हैं, एक डिस्कशन हो रहा है, एक एक्टिविटी करवाई गई है। सो उस चीज में क्या हो रहा है कि हम बच्चों को समराइज करने की स्किल, क्वेश्चन करने की स्किल, चीजों को क्लैरिफाई करने की स्किल और प्रिडिक्ट करने की स्किल, ये स्किल्स जो हैं वो बच्चों में प्रैक्टिस करवा रहे हैं, डालने की कोशिश कर रहे हैं। ओके देन है जी एरिक्सन की थियरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। 8 स्टेजेस दिए हैं इन्होंने डेवलपमेंट की। पहली स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो कि बर्थ से लेके 1.5 ईयर तक है। तो इस एज में एक वो होता है ना, ट्रस्ट या मिसट्रस्ट डेवलप होगा कि अब देखो बच्चा, क्योंकि मेजरली बच्चा पेरेंट्स के पास रहता है, तो अब पेरेंट्स जो है उसको सही बात बताते हैं, या उसको मान लो बच्चा रो रहा है, उसको रो नहीं दिया, इंडिपेंडेंट बनेगा करके रोए जा रहा है बच्चा पागलों की तरह, आप उठा नहीं रहे, तो वो एक मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है बच्चे का। आप उसको पकड़ रहे हो, उठा रहे हो, कंसोल कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, तो वो एक ट्रस्ट डेवलप होगा। सो ये जो एज है ना 1.5 साल तक की, इसमें एक ट्रस्ट या मिसट्रस्ट, ये 2 कॉन्फ्लिक्ट वाली चीजें हैं कि इसी एज में ट्रस्ट भी डेवलप हो सकता है और मिसट्रस्ट भी डेवलप हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से बच्चे के साथ बिहेव कर रहे हो, उस बेसिस पे। ओके देन थोड़ी सी स्टेज आएगी 1.5 से 3 साल की, जिसमें ऑटोनॉमी वर्सेस शेम या डाउट वाली सिचुएशन होगी, क्योंकि इसमें बच्चा कुछ एक काम खुद भी तो करना सीखेगा ना, कि अब बच्चा धीरे धीरे हम उसको पोटी ट्रेन कर रहे हैं, सुसु ट्रेन कर रहे हैं, कि वो खुद जाके सुसु कर ले या पोटी कर ले, या आई है सुसु या पोटी तो वो बता दे। ओके सो वो सिचुएशन रहेगी जिसमें आप उसको अगर एनकरेज करोगे, अच्छे से बातचीत करोगे, उसको समझाओगे, तो वो ऑटोनोमस स्टेज में भी जा सकता है कि वो अपना काम खुद करने लग जाए। और दूसरी स्टेज, अगर आपने उसको ओवर क्रिटिसाइज कर दिया, तो वो शेम या डाउट, अपने ऊपर ही डाउट आ सकता है बच्चे को, कि मान लो उसका जो है वो सुसु निकल गया पैंट में, छोटा बच्चा है, तो वो चीज अगर आप उसको क्रिटिसाइज करोगे कि ये भी नहीं होता, अपना सुसु भी नहीं रोक सकता, जाके सुसु नहीं करके आ सकता, तो वो अगर आपने ओवर क्रिटिसाइज कर दिया, तो बच्चा वो शर्मिंदगी वाली स्टेज में जाके डाउटफुल हो सकता है, उसको खुद के ऊपर डाउट भी आ सकता है। तो आप देख रहे हो कॉन्फ्लिक्ट, 2 चीजें अलग अलग हैं, ऑटोनोमस भी हो सकता है, डाउटफुल भी हो सकता है बच्चा, ट्रस्ट भी डेवलप हो सकता है, मिसट्रस्ट भी डेवलप हो सकता है, तो इट डिपेंड्स। तो ये साइको सोशल डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं कि किस तरीके से सोशल लेवल पे, यानी पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के साथ बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है। ओके देन है जी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की स्टेज। तो इसमें आपने बच्चा, क्योंकि ऑटोनोमस हो रहा है धीरे धीरे बच्चा, अब वो काम करना सीखेगा खुद से, तो यहाँ पे भी वही चीज है कि वो, अगर आप उसको अच्छे से तारीफ करोगे, एनकरेज करोगे, तो वो इनिशिएटिव लेगा चीजों के लिए। अदरवाइज वो गिल्ट की स्टेज में भी जा सकता है कि अगर एक बार उसने कोई काम करने में वो फेल हुआ, आपने उसको इतने गंदे तरीके से डांट दिया, तो वो सेल्फ गिल्ट वाली स्टेज में चला जाए। ओके देन इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, यहाँ पे भी वही चीज है कि अगर उसको किसी चीज में सक्सेस मिल रही है तो हम
इंडस्ट्री वर्ड पे लेके चल रहे हैं, अगर उसको सक्सेस नहीं मिली, फेलियर मिला, आपने उसको और डांट दिया और वो उल्टी स्टेज पे चला गया, तो वो इंफीरियोरिटी वाली स्टेज में भी जा सकता है कि उसको तो कुछ नहीं आता है, ठीक है। देन आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन की स्टेज रहेगी, जिसको हम एडोलेसेंस बोलते हैं। सो जिसमें हम बच्चा अपनी आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश करता है ना, तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग स्टेज होती है, प्यूबर्टी हिट करती है बच्चे को, तो वो काफी कंफ्यूजन वाले जोन में होता है, एक अलग से ही उसकी थॉट प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी, पेरेंट्स जो है मुझे समझते नहीं है वाला सिचुएशन देखने को मिलेगी। सो वो ओवरऑल जो है वो आइडेंटिटी और रोल कंफ्यूजन की, उसको अगर उसको एनवायरमेंट सही मिला, गाइडेंस सही मिली, तो हो सकता है उसको अपनी आइडेंटिटी रियलाइज हो जाए, अदरवाइज वो रोल कंफ्यूजन में ही रहेगी, उसको करना क्या है लाइफ में। देन ऐसे ही इंटीमेसी और आइसोलेशन की स्टेज रहेगी अर्ली चाइल्डहुड की, 20 से 45 साल की। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन वाली स्टेज रहेगी, और अपनी लास्ट ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर वाली स्टेज रहेगी। सो इनमें भी वही चीजें हैं, जैसे इंटीमेसी वाली स्टेज में आप जो डिसीजन लेते हो, चीजें आप जो है इंटीमेट रखना चाह रहे हो या फिर आप जो है, तो वो ओवरऑल आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये अर्ली चाइल्डहुड की स्टेजेस हैं, एटलीस्ट आपको ये 5 स्टेजेस तो याद हो, अदरवाइज इन स्टेजेस को सीक्वेंस में लगाना भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। जनरेटिविटी स्टैग्नेशन वाली भी, कि आप जॉब लग रखे हो, अचीव कर रखी है चीजें, तो वो एक आप फर्दर और ग्रोथ आपकी हो पा रही है या एक स्टैग्नेंट लेवल पे आ गए हो वो चीज। ईगो इंटीग्रिटी आपकी तब देखने को जब आपने सब अचीव कर लिया, यू आर सेटिस्फाइड कि आपने जो करना था लाइफ में कर लिया, बट आपके कुछ हो सकता है रिग्रेट्स भी हो, तो वो डिस्पेयर वाली स्टेज हो। ओके, तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स है एक तरीके से एरिक्सन के, कि साइको सोशल लेवल पे जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सोशल सिचुएशन। ओके, देन है जी फ्रूड की थियरी है, थियरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। ये बात याद रखिए, ये साइकोसोशल है, ये साइकोसेक्सुअल है, ठीक है। और इस सेक्सुअल वर्ड की वजह से ही फ्रूड, सिगमंड फ्रूड इनका पूरा नाम है, इनको काफी क्रिटिसिज्म देखने को मिला था। ये 5 स्टेजेस की बात करते हैं, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी और जेनाइटल स्टेज। इनमें एज ग्रुप भी मैंने लिख दिया, 0 से 1.5 साल, 1.5 से 3 साल, 3 से 6, 6 से 12, 12 से ऊपर। ओके, ये इनकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि इस स्टेज में बच्चा क्या क्या कर रहा होगा। सो 0 से 1.5 साल में मेन प्लेजर सीकिंग जो है, बच्चे को मजा आ रहा है मुंह में कुछ डाल के, यानी मुंह से, क्योंकि ओरल स्टिमुलेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कोई भी चीज होगी बच्चा मुंह में डालने की कोशिश करेगा। ओके, अगर ये स्टेज बाद में ओवरकम नहीं हो पाई या कई बार नीड्स नहीं मीट करती, तो उसमें उस सिचुएशन में ये बाद में जो है वो हो सकता है कि बच्चा ओवर ईटिंग करने लग जाए, या नेल बाइटिंग की आदत रह जाए, या थंब सकिंग की आदत रह जाए। सो वो फिक्सेशन भी हो जाती है कई बार, ठीक है, फिक्स हो जाती है चीजें फर्दर भी। दूसरी स्टेज रहेगी एनल स्टेज, यहाँ पे वो जो है अपने बाउल्स पे, ब्लैडर पे कंट्रोल करना सीखेगा, ठीक है। हेल्दी टॉयलेट ट्रेनिंग हैबिट्स जो है वो यहाँ पे आएंगी। अगर ये चीजें फिक्स रह गई, कई बार ये होता है कि बच्चा ओवर जो है नीट या ओवर प्रिसाइज होने की कोशिश करता है, जिसमें हम कई बार बोल देते हैं कि बच्चा वो बोलता है ना ओसीडी, कि बिल्कुल ओसीडी हो गया है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, की ऑब्सेस्ड हो आप उस चीज से रिलेटेड, कि अगर ये फोन ऐसे रखा है तो ये सीधा ही रखा होना चाहिए, थोड़ा सा भी इधर उधर ना हो। ओके, सो वो चीज एनल रिटेंशन कहलाएगी, कि आपको नीटली है सारी चीजें पसंद। एनल एक्सप्लोसिव में क्या आ जाएगा, डिसऑर्गेनाइज्ड, मैसी और डिस्ट्रक्टिव रहेगा। फेलिक स्टेज में आपको हेल्दी सब्स्टिट्यूट यहाँ पे देखने को मिलता है सेक्सुअल अट्रैक्शन का, यानी गर्ल्स जो है वो फादर की तरफ अट्रैक्टेड नजर आएंगी और बॉयज जो है वो मदर की तरफ। सो ये इसको हम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स मतलब गर्ल्स टुवर्ड्स देयर फादर जो अट्रैक्शन है, और ओडिपस का बॉयज का टुवर्ड्स देयर मॉम, ठीक है। देन लेटेंसी की स्टेज, यहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटीज थोड़ी सी रिप्रेस हो जाएंगी, यहाँ पे थी वो चीजें, बट 6 से 12 के बीच में वो सेक्सुअल एक्टिविटीज रिप्रेस। यहाँ पे बच्चा सोशल लेवल पे इंटरेक्ट करना सीखेगा, अपने स्कूल जाना शुरू हो गया तो वहां ग्रुपिंग सीखेगा, ठीक है। देन जेनाइटल स्टेज, जितने भी ऊपर वाले टास्क है अब वो यहाँ पे इंटीग्रेटेड हो गए हैं, अब उनको हेल्दी सेक्सुअल फीलिंग, बिहेवियर, सारी चीजें पता है, तो वो यहाँ पे जेनाइटल स्टेज आ गई। ओके, तो ओवरऑल सेक्स से रिलेटेड है चीजें, किस तरीके की आप चीजों को फील करते हो। सो वो सारी चीजों की वजह से फ्रूड की थ्योरी का काफी क्रिटिसिज्म देखने को मिला था। फ्रूड की थ्योरी अगर डेवलपमेंट की देखें तो इतनी ही है, लेकिन पर्सनालिटी से ऐड करके इसमें 3 वर्ड्स आ जाते हैं, इद, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है। सो इद मतलब प्लेजर प्रिंसिपल, की जो मेरा मन करेगा मैं वो करूं। ओके, ईगो रियलिटी में, सुपर ईगो मोरालिटी की, ये करना चाहिए, ठीक है। तो एक तो है एक्सट्रीम प्लेजर प्रिंसिपल और एक है एक्सट्रीम मोरल प्रिंसिपल, ईद और सुपर ईगो, इनके बीच में तालमेल बिठाता है ईगो, तो उसको हम रियलिटी प्रिंसिपल बोलते हैं। ओके,
लिबिडो अर्ज, जो सेक्स की अर्ज है वो चीज, तो लिबिडो जो है वो इन्फेंट में ही प्रेजेंट होती है, ऐसा इनका कहना है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। प्राइमरी पार्ट है पर्सनालिटी का, बर्थ से ही प्रेजेंट होती है, टोटली अनकॉन्शियस स्टेज हम इसको बोलते हैं। इरोज और थैनेटोज, लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट जो है वो यहाँ पे दो इंस्टिंक्ट रहेंगे। ओके, ए मोरल स्टेज है क्योंकि हम मोरालिटी का सोचते ही नहीं है कि अगर मुझे आइसक्रीम चाहिए तो मुझे किसी से छीन के खानी पड़े, पर मेरे को खानी है, तो वो प्लेजर प्रिंसिपल है। ओके, पर दूसरे से नहीं छीननी चाहिए, ये सुपर ईगो बोल रहा है कि ऐसा नहीं है। और ये 5 साल के अराउंड जो है वो डेवलप होना शुरू होता है, तो ये कॉन्शियस स्टेज है, कंप्लीटली कॉन्शियस। इन दोनों के बीच में कहीं प्री कॉन्शियस बोल देते हैं हम जिसको, तो ये पार्टली कॉन्शियस लगा लो। फर्स्ट 3 इयर्स जो है बच्चे के, उसके बाद ये डेवलप होनी शुरू हो जाती है। ये प्लेजर और पेन में क्या करना कोशिश करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। अब इन्होंने एक वर्ड दिया डिफेंस मैकेनिज्म, कि जब आपकी चीजें पूरी नहीं हो रही होती तो आप अनकॉन्शियसली उन चीजों को क्या करते हो, वो जो अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स हैं, चीजें हैं, उनको एडजस्ट करने की कोशिश करते हो, उनसे बचने की कोशिश करते हो। तो ये वो साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज हो गई जो अनकॉन्शियसली यूज की जाती हैं। ठीक है, और ये अनकॉन्शियसली भी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए यूज की जाती है, टू प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम एंजाइटी अराइजिंग फ्रॉम जो अनएक्सेप्टेबल थॉट्स या फीलिंग्स हैं। ओके, तो बेसिकली ये सेफगार्ड्स है, थॉट टू सेफगार्ड द माइंड अगेंस्ट द फीलिंग्स जो डिफिकल्ट है कोप करनी, आप उनसे कोप अप नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए हम डिफेंस मैकेनिज्म में घुस जाते हैं। तो वो डिफेंस मैकेनिज्म बहुत तरीके के होते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब आपने रीडायरेक्ट कर दिया, बॉस का गुस्सा, बॉस ने आप पे गुस्सा किया, आपने आगे बच्चे पे गुस्सा कर दिया, तो आपने गुस्सा डिस्प्लेस कर दिया, यानी रीडायरेक्ट कर दिया आपने एक इंपल्स को। तो जो गुस्से वाला इंपल्स था वो आपने बच्चे के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। ओके, क्योंकि बॉस को तो आप कुछ कह नहीं सकते, तो किसको कह सकते हो, अपने से नीचे वाले को, बच्चे को डांट दिया। कंपनसेशन, जिसमें आप जो है बनना चाह रहे थे डॉक्टर लेकिन आप नहीं बन पाए, तो अब आप जिस फील्ड में हो उसमें आप ओवर अचीव करके कंपनसेट करना चाह रहे हो। ओके, तो वो कंपनसेशन हो गया। रैशनलाइजेशन, रीजनिंग, कि आप जो है रीजनिंग देने की कोशिश करते हो। ग्रेप्स आर सोर, लेमन्स आर स्वीट, तो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ग्रेप्स आपको मिले नहीं। अब लोमड़ी क्यों बोल रही है कि अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले, तो वो रीजनिंग देने की कोशिश कर रही है, रैशनलाइज करने की कोशिश हो रही है। ठीक है, सब्लिमेशन एक पॉजिटिव स्ट्रैटेजी, आप इसको लेके चलिए, जिसमें जो अनएक्सेप्टेबल इमोशंस हैं वो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिव तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे। ओके, सो इंस्टेड ऑफ लैशिंग आउट एट योर एम्प्लॉयज, आप अपना फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा जो है वो एक्सरसाइज में या किक बॉक्सिंग में निकाल रहे हो। सो वो क्या हो गया, सब्लिमेशन हो गया। डिस्प्लेसमेंट जैसा ही है, बट यहां पे हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव, कि बच्चे को डांटने की बजाय, आप जो बॉस पे गुस्सा आ रहा था वो बच्चे को डांटने पे निकालने की बजाय आप एक्सरसाइज कर लो, वहां पे वो गुस्सा निकल जाएगा, तो वो सब्लिमेशन हो जाएगा। ओके, देन है रिप्रेशन, अनकॉन्शियस ब्लॉकिंग है ये, रिप्रेस करना अनकॉन्शियसली अनप्लेजेंट इमोशंस को या मेमोरीज को, कि आप जो है मतलब मोटिवेटेड हो फॉरगेट, उस चीजों को भूलने के लिए। ओके, सो रिप्रेस कर रहे हो आप चीजों को अनकॉन्शियसली, आप जो अच्छी चीजें नहीं है, अच्छी मेमोरीज नहीं है, उनको अपने कॉन्शियस माइंड से निकालने की कोशिश कर रहे हो। ओके, देन है डिनायल की स्टेज, कई बार किसी की डेथ हो जाती है तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते, किसी का ब्रेकअप हो गया वो ब्रेकअप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो आप डिनायल की स्टेज में हो कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है। ओके, आप उसको मानने को ही तैयार नहीं हो, तो आप उसको मना ही किए जा रहे हो, तो वो डिनायल वाली स्टेज हो गई। ठीक है, देन है डे ड्रीमिंग, इसमें इमेजिनेशन चलेगी कंप्लीटली, कि आप कुछ कर तो रहे नहीं हो, डे ड्रीमिंग चल रही है कि आप बैठे बैठे इमेजिन कर रहे हो चीजों को। सप्रेशन में क्या रहेगा, कॉन्शियसली आप जो है सप्रेस करना चाह रहे हो। जो ये था रिप्रेशन था, ये अनकॉन्शियस ब्लॉकिंग थी, सप्रेशन कॉन्शियस ब्लॉकिंग है कि आप कॉन्शियसली चीजों को भुलाना चाह रहे हो। आइडेंटिफिकेशन, ट्राई टू कॉपी द रोल मॉडल, तो आप जिसकी तरफ देखते हो कि आप आइडेंटिफाई करते हो कि मुझे इस जैसा ही बनना है, अब चाहे लुक्स में हो, चीजों में हो। जैसे वो है ना सलमान खान की कौन सी मूवी आई थी, तेरे नाम करके, जिसमें वो बीच में से स्प्लिट अप करके आ जाता है बालों को मांग फाड़ के, तो वो चीज क्या है, वो आइडेंटिफिकेशन है कि आप उन जैसे ही लिखना चाह रहे हो, उन जैसा दिखना चाह रहे हो, उन जैसे ही चीजें करना चाह रहे हो, तो आप कॉपी करते हो कि ये मेरा रोल मॉडल है, मुझे ऐसे ही चीजें करनी है। सो वो कॉपी वाला क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन। प्रोजेक्शन में क्या रहेगा कि आप जो है प्रोजेक्ट कर रहे हो किसी और की चीजें, यानी कि आपकी फीलिंग है कि आप किसी इंसान को, आपको कोई इंसान अच्छा नहीं लगता, बट आप अपने सुपर ईगो से क्या बताते हो कि उस इंसान को मैं अच्छा नहीं लगता। Okay, so an individual attributes unwanted thoughts and feelings, motives onto the another person. You might hate someone, but your super ego tells you that such hatred is unacceptable, so you solve the problem by believing that they hate you.
ठीक है, क्योंकि आपका सुपर ईगो बता रहा है ना कि यार किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, बट फिर आप अपने आप को रीजनिंग देते हो, क्या बोलते हो कि वो इंसान मुझसे हेट करता है, उसको तो मैं अच्छी नहीं लगती, तो वो प्रोजेक्शन है, ठीक है, आप वैसे प्रोजेक्ट कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को दूसरे के थ्रू। रिग्रेशन, रिप्रेशन, सप्रेशन, रिग्रेशन। रिग्रेशन है जी ईगो रिवर्ट्स टू एन अर्लियर स्टेज, ठीक है, कि आप मतलब आप संभाल नहीं पा रहे हो स्ट्रेसफुल सिचुएशन को, तो आप बच्चों की तरह रोने लग गए बिल्कुल, या जो है डर के मारे जो है बैड यूरिनेशन हो गया, तो वो क्या है रिग्रेशन की, आप जिस स्टेज में हो सकता है आप 15 साल के हो, लेकिन डर की वजह से या जो है उस सिचुएशन को नहीं झेल पा रहे हो, इस वजह से बैड गिला हो गया, रात को पता नहीं चला, तो वो चीज क्या है, वो रिग्रेशन है कि आप जिस स्टेज पे उससे पहले वाले स्टेज की तरह रिएक्ट कर रहे हो, या बिहेवियर आपका उससे पहले वाले स्टेज की तरह है। ओके, कंपार्टमेंटलाइजेशन में आप कंपार्टमेंट सेपरेट कर देते हो आप दो सेक्टर्स में चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना, तो वो आप अलग रख रहे हो ताकि पर्सनल लाइफ की वजह से प्रोफेशनल और प्रोफेशनल की वजह से पर्सनल लाइफ अफेक्ट ना हो, तो आपने एक डिफेंस मैकेनिज्म अपनाया कंपार्टमेंटलाइज करने का। ओके, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, तो इसमें क्या रहेगा, आप उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बारे में अवॉइड कर रहे हो सोचना। Okay, so this defense mechanism allows us to avoid thinking about the stressful and emotional aspect of the situation. Instead आप intellectual component पे फोकस करते हो कि कोई एक्सपायर हो गया या किसी की डेथ हो गई, तो आप अपने आप को समझा रहे हो कि वो किसी और अच्छी जगह पे गए हैं, कोई और, मतलब आप दूसरे एस्पेक्ट में फिर लेके जा रहे हो उस चीज को, आप स्ट्रेसफुल बनाने की बजाय, ठीक है, तो वो आपका इंटेलेक्चुअलाइजेशन होगा। रिएक्शन फॉर्मेशन, person goes beyond denial, ठीक है, and behaves in the opposite way to which he or she thinks or feels, तो ये उल्टा हो जाएगा उसका, तो a person who reacts this way for example may feel they should not express negative emotion, तो वो anger, frustration वो चीजें दिखाएंगे ही नहीं, वो इंस्टेड चूज करेंगे कि सारी चीजों को पॉजिटिव वे में आप आगे लेंगे, यानी आप अपना रिएक्शन खुद फॉर्म कर रहे हो। ओके, डिनाइल के और बिहेवियर के बियॉन्ड जाके। सेवेंथ है जी हमारी लास्ट जो थियरी है कोग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी, ब्रूनर ने दी है, ब्रूनर की कोग्निटिव डेवलपमेंट। सो इसमें 3 स्टेजेस बताते हैं, और ये 3 स्टेजेस किसकी हैं, किसने दी है, यहीं तक क्वेश्चन समझ के रह जाता है। सो 3 स्टेजेस है, इनएक्टिव स्टेज, आइकॉनिक स्टेज, सिंबॉलिक स्टेज। इनएक्टिव स्टेज में बच्चा मूवमेंट और एक्शंस के थ्रू सीख रहा है, जैसे बच्चा अब किताब से खेल रहा है। आइकॉनिक में बच्चा इमेज और पिक्चर्स, आइकन्स देख के सीख रहा है, और सिंबॉलिक में बच्चा रीडिंग से, एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स के थ्रू सीख रहा है। तो ये 3 स्टेजेस हैं जी ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये साथ की साथ थियरीज मैंने आपको करवा दी हैं, पूरा का पूरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस आपका यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, एंड फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, कंसिस्टेंसी इज द ओनली की टू सक्सेस, सो बी कंसिस्टेंट एंड रोज पढ़ते रहिए। आप देखिए ना, जो बच्चे आरआरबी का एग्जाम देंगे, मेरी पहली क्लास जो मैंने डाली थी टीजीटी पीजीटी वालों के लिए, उस पर 20,000 से ज्यादा व्यूज है फिलहाल, सेकेंड और थर्ड क्लास से आते आते 4,000 5,000 व्यूज हैं, यानी कि 20,000 बच्चों ने पहली क्लास देखी, उसके बाद जो है बच्चे कम सीरियस होते जा रहे हैं, और बहुत कम बच्चे जो रेगुलरली इन चीजों को देखेंगे और करेंगे, तो जो रेगुलरली मेहनत करेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, उसको डेफिनेटली अचीवमेंट और जॉब भी मिल ही जाएगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।